मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। जी हाँ गाइस, आज हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमें सबको पता है, मुगल साम्राज्य एक ऐसा टॉपिक है जो हिस्ट्री के काफ़ी एग्जाम्स में आता है। फिर चाहे आप ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको ये क्वेश्चन काफ़ी जगह पे मिल जाएगा। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। वेलकम टू केवी क्रिएशंस। आज हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। बेसिकली गाइस, इसे हम तीन पार्ट्स में, तीन पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें समझने में काफ़ी इजी रहेगा। जिसमें एक होता है वहाँ राजनीतिक कारण, एक है सामाजिक कारण और एक है आर्थिक कारण। तो तीन पॉइंट्स में उसे पढ़ेंगे। अब थोड़ा बेसिक पॉइंट हम जान लेते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। जैसा देखो, सभी जितने भी शासक थे अपना मुगल साम्राज्य में, चाहे बाबर को ले लो, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सब ने अपना अपना पूरा योगदान दिया था मुगल साम्राज्य के विस्तार में। सब ने अपने अपने फुल एफर्ट्स दिए थे। औरंगजेब भी सब में पीछे नहीं था, औरंगजेब ने भी फुल एफर्ट्स दिए थे। बट औरंगजेब जो था, उसकी कुछ गलत नीतियों के कारण, उसकी जो नीतियां उसने बनाई थी अपने साम्राज्य को चलाने के लिए, कुछ कानून बनाए थे, उन कानून में कुछ कमी थी ऐसी जिसके कारण मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ने लगा था। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला आता है हमारा राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में हमारा पहला पॉइंट लिख सकते हैं हम, मराठों से युद्ध। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मराठों से जो युद्ध हुआ था वो सबसे बड़ा मेन रीजन बना था मुगल साम्राज्य के पतन का। अब इसके बारे में जो इतिहासकार इरफान हबीब है, उसके द्वारा जिक्र किया गया है मराठों के युद्ध के बारे में कि मराठे एकमात्र बड़ी शक्ति थे जो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बने थे। ठीक है, और इनका जो नेतृत्व किया था वो शिवाजी ने किया था। लेकिन औरंगजेब से जब इनका युद्ध हुआ तो वो हुआ था 1689 में। औरंगजेब ने मराठों को कुचल दिया था, मतलब उन्हें हरा दिया था। और उनका सरदार था संभाजी, उसको पकड़ भी लिया था। लेकिन औरंगजेब के जीवन में तो क्या कहते हैं, मराठे कुछ ज्यादा हरकत नहीं कर पाए। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों ने फिर से अपने आप को संगठित किया और मुगल साम्राज्य के लिए समस्याएं खड़ी कर दी। अब दूसरा टॉपिक है हमारा औरंगजेब की धर्मांधता। अब जैसा हम जानते हैं, पहला पॉइंट हो गया हमारा राजनीतिक कारण का, मराठों से युद्ध। दूसरा आता है औरंगजेब की धर्मांधता। औरंगजेब ने धर्म को लेकर कुछ नीतियां बनाई। उसका जो व्यवहार था अपनी जनता को लेके, धर्म को लेके, वो कुछ ऐसा था जिससे उसकी जनता में छवि बेकार हो गई। जो एक इमेज होती है कि जनता के प्रति, वो उसकी मतलब जनता उसे पसंद करना उन्होंने बंद कर दिया था औरंगजेब। उसका रीजन ये था कि जो हिंदू धर्म के जितने भी लोग होते थे उन सबको धर्म परिवर्तित करने के लिए, मतलब जितने भी अलग धर्म होते थे उन्हें, मतलब उन लोगों को वो धर्म परिवर्तित करने के लिए बाध्य करता था। उन पे जबरन प्रेशर डालता था कि अपना धर्म परिवर्तित करो। लेकिन जो मना कर देते थे उनके ऊपर अत्याचार करता था। और ऐसा करने के लिए उसने हिंदुओं के जो मंदिर थे उनको भी ध्वस्त कर दिया था। और जो धार्मिक यात्राएं होती है, तीर्थ यात्राएं वगैरह, उन सब पे भी उसने कर लगा दिए थे काफी। और मूर्तियां जो थी हिंदू धर्म की मंदिरों की, वो सब तोड़ फोड़ दी। और ऐसा करने पे अगर उसका कोई विरोध करता था, या तो जनता में से या कहीं से शासन में से, वो क्या करता था, विरोध करने वाले मौत के घाट उतार। मतलब ना तो उसका कोई विरोध कर पाता था और वो अन्य धर्मों के खिलाफ था। उसका कहना था कि एक ही धर्म रहेगा। ठीक है, ये रीजन था कि जनता में उसकी इमेज काफी बेकार हो गई थी। ठीक है, दूसरा टॉपिक ये हो गया। थर्ड है हमारा पॉइंट, औरंगजेब की शंकालु प्रवृत्ति। औरंगजेब जो था वो काफी शंकालु प्रवृत्ति का इंसान था, मतलब किसी पे इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता था। तो उसकी शंकालु प्रवृत्ति के कारण वो क्या करता था, शासन में जितनी भी इंपॉर्टेंट जो शक्तियां होती थी, जितनी महत्वपूर्ण शक्तियां होती थी, उन सबको अपने पास रखता था। और यही रीजन था सबसे बड़ा कि जो जब उसका बुढ़ापा आया, जब उसकी वृद्धावस्था आई, तब उसके जो दूर प्रांत के जो सूबेदार होते हैं उन्होंने उसके साथ बिल्कुल भी वफादारी नहीं की। ठीक है, और यहाँ तक कि जो उसके प्रशासनिक अधिकारी थे, जो उसके प्रशासन में काम करते थे अधिकारी, वो भी अंदर ही अंदर उससे घृणा करने लगे थे, उससे घिन करने लगे थे। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जब तक उसके अंदर शारीरिक योग्यता थी, जब तक वो हेल्थ वाइज अच्छा था, तब तक तो उसने काफी अच्छा शासन किया, अच्छा प्रशासन पर नियंत्रण किया। परंतु जब उसकी मृत्यु का टाइम आया, जब उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी मृत्यु के बाद सारा मुगल साम्राज्य बिखर सा गया, बिल्कुल भी इस पर नियंत्रण नहीं रह पाया। ठीक है, अब
फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा उत्तराधिकार का युद्ध। अब जो औरंगजेब था उसके 4 बेटे थे, वो चारों बेटे आपस में ही शासन के लिए लड़ते रहते थे। और जब पारिवारिक इतनी फूट डल जाती है, जब आपस में भाई भाई जब लड़ने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि बाहर की जो शक्तियां होती है उन्हें बढ़ावा मिलता है। और यही रीजन था, उनकी आपसी लड़ाई एक ऐसी रीजन थी जिससे मुगल साम्राज्य की जो एक नींव होती है, जो जड़ होती है, वो कमजोर होने लगी। जो एक मुगल साम्राज्य जो इतना मजबूत था, वो मजबूती कम होने लगी और फलस्वरूप क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, 5th पॉइंट लिख लो, यह है साम्राज्य का अति विस्तार। अब हम सबको पता है मुगल साम्राज्य में जितने भी शासक थे, अकबर हो गया, बाबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, इन सब में से कोई पीछे नहीं था अपने साम्राज्य को विस्तार में कम करने के लिए। सब ये चाहते थे कि हमें अपने साम्राज्य का ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना है, ज्यादा से ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। ये रीजन था मेन कि मुगल साम्राज्य इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा। लेकिन अब जब इतना बड़ा साम्राज्य हो गया, सब कुछ हो गया, तो इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए चाहिए होती है कुशल नीति। वो कुशल नीति का प्रबंध अगर ना हो पाए तो पूरा साम्राज्य बिखर सा जाता है। यही ऐसा कुछ हुआ औरंगजेब के साथ। औरंगजेब ने आया जब शासन पे, तो उसने भी काफी प्रयास किए, काफी हद तक अपने एफर्ट्स दिए कि मुगल साम्राज्य को और ऊंचाइयों तक पहुंचाए। ऐसा किया भी उसने, ऐसा हुआ भी। लेकिन उसकी कुछ नीतियां ऐसी थी जिससे जनता के प्रति उसका जो व्यवहार था, जनता में उसकी छवि बेकार हुई, जनता में उसकी लोकप्रियता कम होने लगी, लोग उसे पसंद नहीं करते थे। और दूसरा ये है कि जो उसके जो बाकी क्षेत्र थे, बाकी जो प्रदेश थे उसके, अब उन सब पे उसकी क्या कहते हैं कमजोर पकड़ होने लगी, क्योंकि वो उनके साथ न्याय ही नहीं कर पाता। उसके जो कानून बनाए हुए कुछ ऐसे थे, वो सबके साथ न्याय नहीं कर पाता था। उसकी जो नीतियां थी बनाई हुई, वो इतनी मजबूत नहीं थी। और ये रीजन था कि जो जितने भी उसके जो जीते हुए प्रदेश थे, क्षेत्र थे, उन सब पे उसकी पकड़ जो थी वो कमजोर होने लगी और मुगल साम्राज्य विघटन की ओर होने लगा। ठीक है, 6 पॉइंट लिख लो, ये अपना प्रबंध व्यवस्था में कमजोरी। प्रबंध व्यवस्था में कमजोरी हम कैसे कर सकते हैं? अब औरंगजेब का जो शासनकाल था उसमें दमन, अत्याचार, भ्रष्टाचार, लापरवाही, ये सब बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी। और इसके कारण क्या हुआ था, वहां के जो लोग थे उनको रहने में वहां की बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी थी। इसके बारे में जो इतिहासकार है हमारे भीमसेन, उन्होंने भी लिखा है कि पूरा प्रशासन चौपट हो गया, राज्य उजड़ गया है, किसी के साथ इंसाफ नहीं होता है, वे बुरी तरह बर्बाद हो गए हैं, रैयत ने खेती बाड़ी छोड़ दी है, जमींदारों को अपनी जागीरों से टका तक नहीं मिलता, दक्षिण में बहुत से भूख से सताए कंगाल मनसबदार मराठों से मिल गए। इन बातों से साफ पता चलता है कि अब राज्य में जब प्रबंध व्यवस्था अच्छी नहीं है तो इसके कारण हर कोई नुकसान में जा रहा है। फिर चाहे वो सूबेदार हो, मनसबदार हो, चाहे वो किसान हो, जमींदार हो, सब नुकसान में जा रहा है। ये रीजन था कि मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ने लगा। ठीक है, 7 पॉइंट लिख लेंगे, विदेशी आक्रमण। अब जो विदेशी आक्रमण था वो भी मुगल साम्राज्य के पतन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण था, क्योंकि जो 1739 ईस्वी में जो नादिर शाह था, नादिर शाह ने भारत पर हमला कर दिया। ठीक है, और उस वक्त शासक कौन था? औरंगजेब का बेटा मोहम्मद शाह। ठीक है, अब वो इतना युद्ध में इतना निपुण था नहीं, उसकी शासन जो करने की एक वो होती है क्षमता, वो इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वहां पे उसको हार माननी पड़ी। नादिर शाह की जीत हुई यहाँ पे, और नादिर शाह ने अपमानजनक उसको संधि मानने के लिए मजबूर किया, उसका काफी अपमान किया। अब मोहम्मद शाह जो था, औरंगजेब का जो बेटा था, उसने क्या किया, मजबूर होकर जो उत्तर पश्चिमी प्रदेश था उसका एक बहुत बड़ा भाग नादिर शाह को दे दिया। ठीक है, परंतु यही बात खत्म नहीं हुई। जब नादिर शाह के आक्रमण ने मोहम्मद शाह को अपमानजनक संधि मानने पर मजबूर किया, तो इससे क्या हुआ, जो मुगल साम्राज्य की जो कमजोरी है वो उजागर हो गई। अब जब एक बार जब हार, मतलब मुगल साम्राज्य इतने टाइम से जब शासन हो रहा था, इतनी लड़ाइयां हो रही थी, उसमें आज तक हारा नहीं था। लेकिन जब मोहम्मद शाह के साथ युद्ध हुआ और इतनी जल्दी हार मान ली, इससे क्या हुआ, उसकी कमजोरी उजागर हो गई। और इसका फायदा किन्होंने उठाया? जो वहां के सूबेदार थे, फौजदार थे, स्थानीय सरदार थे, उन सब ने इस चीज का फायदा उठाया
और जो 1761 है, 1761 में एक और हमला हुआ जो था अहमद शाह अब्दाली ने किया था। वो आक्रमण किया था मुगल साम्राज्य पे, और वो आक्रमण ऐसा था जिसमें जो बची कुची प्रतिष्ठा थी मुगल साम्राज्य की वो भी नष्ट हो गई। ठीक है, ये हो गए, ये सारे हमारे राजनीतिक कारण है। अब चलते हैं हम अपना जरा सामाजिक कारण की ओर। सामाजिक कारण में हमारा पॉइंट आता है उम्रा वर्ग का संकट। उम्रा वर्ग कौन सा होता है? कुलीन वर्ग, जो बहुत ऊंची कास्ट के लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, उम्रा वर्ग में कौन कौन आता है हमारा? उम्रा वर्ग में हमारे देशी लोग, विदेशी लोग, दोनों तत्वों का मिश्रण है। ठीक है, इसमें ईरानी, तुरानी, भारतीय, राजपूत और मराठा ये सब शामिल थे। ठीक है, और इसमें मतलब अमीर लोग थे जिनकी आर्थिक व्यवस्था काफी अच्छी हुआ करती थी। ठीक है, और मुगल उम्रा वर्ग मुगल शासन की केंद्रित शक्ति पर आधार स्तंभ था। मुगल उम्रा वर्ग मुगल शासन की केंद्रीकृत शक्ति का आधार स्तंभ था। इस वर्ग ने ही राज्य की उन्नति और संस्कृति के विकास में जो सबसे ज्यादा योगदान दिया था। जो उम्रा वर्ग था वही एक बेस था जिसकी वजह से जो मुगल साम्राज्य की जो इतनी उन्नति और जो संस्कृति का जो विकास हुआ था उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान उम्रा वर्ग का था। ठीक है, फिर आता है 17वीं शताब्दी के मध्य में इस वर्ग को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जागीरों की कमी, मतलब जमीन जो थी, जमीनों की कमी और आर्थिक जो कठिनाइयां उत्पन्न हुई थी, उनके कारण क्या था, उम्रा वर्ग ने क्षेत्रीय रूप धारण कर लिया था। सब अलग अलग होने लगे थे उसमें। पहले जो था इतने अमीर अमीर लोग सब मिलकर रहते थे, एक उम्रा वर्ग कहलाता था, लेकिन वो अब वो क्षेत्रीय रूप धारण कर लिया। उसमें छोटे छोटे क्षेत्र बनने लगे, सब अलग होने लगे एक दूसरे से, क्योंकि उनका मानना यह था कि अगर हम साथ में रहेंगे तो आर्थिक व्यवस्था जो है वो कमजोर पड़ती जाएगी। तो वो अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे का विरोध भी करते थे। इसमें क्या है, इस उम्रा वर्ग को जो सामाजिक सम्मान बनाए रखने के लिए स्तरीय जीवन, मतलब एक ऊंचे स्तर का जीवन बनाए रखने के लिए एफर्ट करने पड़ते थे, एक सम्मान बनाए रखने के लिए कि समाज में उनको लोग सम्मान दे, उनको अपना जो उच्च स्तरीय, जो ऊंचा स्तर का जो जीवन है वो बनाए रखना पड़ता था। लेकिन अब क्या था कि मुगल साम्राज्य की जो स्थिति थी वो कमजोर होती जा रही थी, आर्थिक स्थिति, और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ऊंचे जीवन स्तर को बनाए रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। अब इसमें क्या किया, उम्रा वर्ग ने अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र, छल कपट, इन सबका सहारा लेना शुरू कर दिया। अब ये इनका क्या मानना था, इनका मानना यह था कि अगर हम अलग अलग रहेंगे, जितने कम लोग रहेंगे उतने ही हमारे जो आर्थिक स्थिति रहेगी वो मजबूत रहेगी। इनका मानना उस वक्त ये था। इस प्रकार मुगल जो शासक वर्ग था वो कमजोर होता गया और जो मुगल साम्राज्य था वो पतन की ओर बढ़ने लगा। अब आ जाते हैं हम आर्थिक कारण के रूप में। राजनीतिक कारण हो गया हमारा, सामाजिक हो गया, अब आर्थिक कारण के चलते हैं। इसमें आता है हमारा भूमि संबंधी संकट। अब मुगल साम्राज्य में होता क्या था, जो मुगल साम्राज्य की जो सैनिक थे, सैनिक शक्ति थी, और जो भूमि व्यवस्था थी, मतलब जो किसानों की जो खेती बाड़ी की व्यवस्था थी, भूमि की वो व्यवस्था और जो सैनिक व्यवस्था थी, वो दोनों आपस में सीधा संबंध रखती थी। अब मुगल शासन कृषि से होने वाली आय पर निर्भर था, उनका और कोई सोर्स तो था नहीं। जो मेन जो था उनका सोर्स वो था जो खेती से जो होने वाली आय थी, जो कर लगता था उसके ऊपर, जो जागीरदारों को जो अधिकार दिए गए थे कि उनसे कर वसूलना है, वही मेन जो आय का उसमें स्रोत था। परंतु जब कृषि कम होने लगी, कृषि के साथ कुछ ऐसी समस्याएं आई जिससे मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ने लगा। तो अब जरा हम उन समस्याओं के बारे में डिटेल में बात कर ले कि खेती के साथ ऐसी क्या समस्याएं आई। तो पहला पॉइंट है हमारा, जागीर से जितनी भी आय प्राप्त होती थी उसको कहते थे मनसबदार लगान, जो राज्य द्वारा निश्चित किया जाता था। राज्य उसको निश्चित करता था कि इतना लगान जमीन से हमें चाहिए। राज्य किसानों पर केवल इतनी पैदावार छोड़ता था जिससे कि वो अपने जीवन की निम्नतम आवश्यकताएं, कम जो मतलब नॉर्मल जो खाने पीने की जो अपनी आवश्यकताएं होती है, कपड़े पहनने की, बस उनको पूरा कर सके। इसके विपरीत मनसबदारों का जीवन जो था बहुत ही सुख और समृद्ध था। ठीक है, लेकिन किसानों का जीवन इसके बिल्कुल विपरीत था। वो सिर्फ अपना खाने जितने उनकी आय होती उतना पैसा छोड़ा जाता था उनके पास। अब क्या होता है, शाहजहां के शासनकाल में, जब शाहजहां का शासनकाल था तो भूमि पर जो लगान लगता था वो उत्पादन का, जितनी भी खेती से जो उत्पादन होगा उसका 50% कर दिया गया था। और औरंगजेब के समय में भूमि लगान में कोई कमी नहीं आई थी, वो तब भी 50% ही था। लेकिन इसके अलावा जो बिचौलिए थे उनके नियंत्रण के कारण किसान जो था वो भुखमरी की स्थिति में आ गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मुगल काल में जागीरदार शासक
द्वारा की गई जागीर का अस्थायी रूप से मालिक होता था। जो जागीरदार था, अब राज्य उसको एक बार जमीन दे देता था तो वो उससे उसका मालिक होता था। उस पे वो खेती करवाए किसानों से या कुछ भी करे, वो उसकी हेडिंग होती थी सारी। अब उसकी जो जागीरदार की जो रुचि होती थी वो केवल लगान वसूलने में होती थी। वो उस चीज पे फोकस ही नहीं करता था कि जो कृषि है हो रही है, जो खेती हो रही है उसमें, और जो किसान है उसके सुधार की ओर जरा ध्यान दिया जाए। वो इन सब के बारे में सोचता ही नहीं था। जागीरदार का मेन उद्देश्य रहता था कि वहां से बस लगान आता रहे, इनकम होती रहे अच्छी, बस उस पर फोकस रहता था। तो जागीरदार की ये जो व्यवहार था, इससे जागीर और किसान दोनों बर्बाद होने लगे। ये भी एक रीजन है। फोर्थ हमारा है मुगल काल में किसानों की हालत और बिगड़ने का एक अन्य कारण इजारेदारी व्यवस्था थी। अब होता क्या था, मुगल काल में जो किसान होते थे उनकी जो हालत बिगड़ रही थी, उसका मेन कारण है इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी व्यवस्था क्या होती है? जो जागीरें जो होती है, मतलब जो जमीन होती है, उनकी नीलामी करना। अब इसमें क्या होता था, जो जागीरदार थे, जो स्वयं को जागीर प्रबंध करने में असमर्थ समझते थे, जो जमींदार थे, जो अपनी जमीन का अच्छे से ख्याल रखने में असमर्थ समझते थे अपने आप को, तो वो क्या करते थे, अपनी जो जमीन है, अपनी जो जागीर है, उनको ऊंचे दामों पर नीलाम कर देते थे। इस व्यवस्था से जो किसान वर्ग था वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ था। अब इतनी जब कठिनाइयां आ रही है तो मध्य युग में जो किसान थे, उन्होंने अनेक देशों में आंदोलन कर दिए थे। अब भारत में 17वीं शताब्दी में किसानों ने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध बगावत कर दी और इन विद्रोहों ने ही मुगल साम्राज्य को जड़ों से हिला दिया। और ये भी एक ऐसा कारण बना, आर्थिक कारण, जिसने मुगल साम्राज्य का जो पतन का कारण बना था। ठीक है, आई होप गाइस आप लोगों को ये क्वेश्चन एकदम समझ आ गया।